नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं cstatus.com। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिन भर के टॉप 5 हेडलाइंस। पहले जिस हेडलाइंस की हम लोग बात करेंगे वो जुड़ी है आम आदमी पार्टी से, यानी कि पंजाब यूनिट से ये बात जुड़ी हुई है, जहां भगवंत मान ने एक ट्वीट किया है और आने वाले राज्यसभा इलेक्शन के लिए दो लोगों को नॉमिनेट किया है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये कौन दो लोग हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड हेडलाइन जो जुड़ी है वो जुड़ी है एमएलए आशीष दास से, जो कि एक सीनियर एमएलए हैं टीएमसी के। उन्होंने आरोप लगाते हुए अपनी टीएमसी को पार्टी को छोड़ा है। तो दरअसल पूरा मामला क्या है वो सेकेंड हेडलाइंस हम लोग बात करेंगे। थर्ड हेडलाइंस में हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है गुजरात के वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर कि बार बार क्यों यहाँ पे ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। चौथी हेडलाइंस में हम लोग बात करेंगे एचडी कुमारस्वामी की, जहां पे उन्होंने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स को लेकर। हेडलाइंस में हम लोग बात करेंगे संजीव खिरवर को लेकर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। आज से तीन दिन या 4 दिन पहले अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो उनके कारनामों को लेकर काफ़ी चर्चे में वो थे, जिसको लेकर मनेका गांधी ने सपोर्ट किया है। तो क्या ये पूरा मामला है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारी जो पहली हेडलाइंस थी वो जुड़ी हुई थी आम आदमी पार्टी से लेकर। तो आम आदमी पार्टी ने दो नॉमिनेशन दिया है राज्यसभा मेंबर के लिए, एक का तो नाम है बलबीर सिंह सीचेवाल और दूसरे जो उनका नाम है विक्रमजीत सिंह साहनी जी। और अगर आप दोनों का बैकग्राउंड देखें तो एक तो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और दोनों लोग कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ और ज़मीन से वो लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरी सवाल ये है कि यहाँ पे जो राज्यसभा सीट जो खाली हुई थी, वो जो सीट खाली हुई थी वो पंजाब की अंबिका सोनी की सीट खाली हुई थी और बलविंदर सिंह भुंदर जी की, ये शिरोमणि अकाली दल के ये दो नेता थे, तो इनकी सीट खाली हुई थी। इसके बदले में आम आदमी पार्टी ने ये 2 नॉमिनेशन दिया है। तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पहले के जो कैंडिडेट थे और अभी जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने दिया है, तो दोनों में कहीं ना कहीं बहुत आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। अगर बलबीर सिंह के बारे में देखें तो उनको ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हालांकि उन्होंने कभी गवर्नमेंट के साथ काम किया नहीं, अपने पर्सनल और निजी तौर पर जिस तरह का से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को। और विक्रमजीत सिंह साहनी जी हैं, जो भी उनका भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी अपने बलबूते पे काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों एक पद्मश्री अवार्डी है, एक काम करने के बाद उनके काम करने के जो तरीका है उसको सराहना करते हुए उनको एक अवार्ड मिला है। तो आपको इसमें क्या लगता है, पहले के कैंडिडेट जैसे मैंने बताया अंबिका सोनी का जो कंट्रीब्यूशन है और बलविंदर सिंह भुंदर जी जो शिरोमणि अकाली दल के जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था, और अभी के जो कैंडिडेट हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ये पहले से और बेटर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? नमस्कार जी हाँ मोइन जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये दोनों ही नाम सोशल कंट्रीब्यूशन से भरा पड़ा है। अगर पहले हम बात करें बलबीर सिंह की, ये एक सोशल वर्कर भी है और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है। इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल कॉलेजेस पंजाब में रहकर डेवलप किए हैं। और इन्वायरमेंटल की ही बात करें हम तो पर्यावरण में इन्होंने इतने सारे अचीवमेंट्स किए हैं, इतने सारे सोशल एक्टिविटीज़ किए उन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर कि दलाई लामा जैसे शख्सियत ने भी इनके काम की काफ़ी सराहना की है। दूसरा नाम है विक्रमजीत सिंह साहनी का। ये नाम भी कंट्रीब्यूशन से, सोशल कंट्रीब्यूशन से भरा पड़ा है। अगर आप पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक के वक्त भी इन्होंने काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया। अफगान रेस्क्यू के भी वक्त इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, 3 हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल कराए रेस्क्यू के लिए, हिंदूज और सिख के लिए। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा मोइन कि जब ऐसे लोग जो व्यक्तिगत होकर देश के लिए, देश हित के लिए इतना कुछ करते हैं, अगर इन्हें जब मौका दिया जाता है राज्यसभा में बैठने का, तो हम आशा कर सकते हैं इनसे कि ये बड़े से बड़े सोशल वर्क को देश के लिए अंजाम देंगे। तो फिर ये सवाल क्यों उठता है देश में कि ये आम आदमी पार्टी का एक रणनीति है, एक चाल है किसी पैसे वाले को सामने लाने का? बिल्कुल आपने नोट ठीक कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की अगर आप लोग उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर पूरा 5 साल या 7 साल की अगर हम लोग देखें
तो उन्होंने हमेशा जो भी काम किया है, कुछ मतलब ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स जो कांग्रेस ने किया है या बीजेपी ने किया है, तो हमेशा इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। और जिस तरह से आज इन्होंने जो 2 नाम दिए जिसके बारे में आपने बताया कि किस तरह से वो आप अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं कि हिंदू भाई के लिए और सिख भाई के लिए एक अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है एक निजी तौर पर, अगर वो कहीं ना कहीं अगर वो सिस्टम से जुड़ते हैं तो हो सकता है कि जो मतलब जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियन जो जाते हैं और जिस तरह से वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, उससे ये कहीं ना कहीं बेहतर अपने मतलब सोसाइटी को और अपने लोगों को ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि जो 2 नॉमिनेशन है आम आदमी पार्टी के लिए, तो मैं तो इनको पूरा 10 में 10 नंबर में दूंगा। और मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है बीजेपी बहुत सा कुछ बोले, कांग्रेस अपना बहुत सा कुछ इस पर ऐड करे, लेकिन मेरे ख्याल से और सोसाइटी के लिए ये 2 जो नाम बिल्कुल सही हैं। हो सकता है वो भले करोड़पति हों, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने काम किया है इसलिए आज वो अपने इस पोजीशन पे हैं। और जिस तरह से उन्होंने 2 नाम दिए हैं मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं अपनी दूसरी हेडलाइन जो कि जुड़ी हुई आशीष दास से। आशीष दास जो कि एक फॉर्मर एमएलए हैं, और ये हेडलाइंस जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस के लोकल यूनिट्स पे कि नज़र अनदेखी का। और सोर्सेज के हवाले से ये खबर है कि सुबल भौमिक जिनको जब से वहाँ के जो लोकल यूनिट्स तृणमूल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट बने हैं, तब से कहीं ना कहीं आशीष दास अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में आशीष दास वो क्विट कर सकते हैं तृणमूल कांग्रेस को लेकर। और अगर आशीष दास की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी ने पिछले साल काफ़ी धूमधाम से इनको अपने पार्टी में शामिल किया गया था और बहुत सी प्रॉमिसेस आशीष दास को किया गया था कि अगर आप पार्टी में शामिल होते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आशीष दास को ऐसा नूर लगता है कि उनको जिस साथ जो प्रॉमिस की गई थी वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुए। शायद इस कारण आज आपको लगता है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा। जी हाँ, काफ़ी भावुक नज़र आए थे जब वो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को रिज़ाइन दिया, अपने सेल्फ स्टीम का हवाला दिया, अपने रिस्पेक्ट का हवाला दिया और साथ ही बड़े गंभीर आरोप लगाए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कि वेस्ट बंगाल में बैठकर यहाँ के एमएलएस को, यहाँ के कैंडिडेट्स को वो लोग पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है। जहाँ तक सुमल भौमिक का सवाल है, इससे पहले भी वो स्टेट चीफ रह चुके हैं, तो उनके साथ में अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा आशीष दास ने। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनकी वजह से वो पार्टी को छोड़ने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी फ्यूचर नहीं दिखता। हालांकि अगर आप 2021 की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने बीजेपी को क्विट किया था और कालीघाट में वेस्ट बंगाल में उन्होंने ये शपथ ली थी कि उन्होंने बीजेपी का साथ देकर और त्रिपुरा के लोगों ने बीजेपी का साथ देकर कहीं ना कहीं बहुत गलत फैसला लिया है। और जब तक वो बीजेपी को वहाँ से जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर आशीष दास के इस रेजिग्नेशन के बाद वो क्या कदम लेते हैं। बिल्कुल आपने ठीक किया, हमारे भी इस पूरी डेवलपमेंट पे हमारी नज़र रहेगी। और आशीष दास जैसे सीनियर एक एमएलए अगर तृणमूल कांग्रेस को छोड़ते हैं और उस पर अगर वो ये कहते हैं छोड़ने के वक्त आरोप लगाते हैं कि रिमोट कंट्रोल से कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अगर तृणमूल कांग्रेस को यानी कि अगरतला में वो चला रही है, तो काफ़ी एक गंभीर आरोप है। तो आने वाले दिनों में हमारी नज़र रहेगी पूरी यहाँ की जो अगरतला में क्या हो रहा है तृणमूल कांग्रेस को लेके। तो आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे दर्शकों को और समझाने के लिए। तो ये था हमारा दूसरी मतलब हेडलाइन जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी तीसरी हेडलाइन जो कि जुड़ी हुई है गुजरात से, जहां गुजरात के स्पोक्स पर्सन पवन खेरा ने एक आरोप लगाया है गुजरात को लेकर, जहां पे उन्होंने ये कहा है व्हाई इज गुजरात बिकमिंग द गेटवे ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। दरअसल पूरा मामला क्या है, अगर आप पूरे मामले को अगर आप देखें तो आज से कुछ दिन पहले 52 किलो का एक कोकीन का खेप दोबारा पाया गया मुंद्रा पोर्ट पे। और अगर आप लोगों को याद हो, आज से कुछ महीने पहले अगर आप देखें तो मुंद्रा पोर्ट पे एक बहुत बड़े मतलब पैमाने में ड्रग्स मिला था और उसके बाद फिर से ये 52 किलो का खेप मिला है। तो कहीं ना कहीं पवन खेड़ा ने एक घेरने की कोशिश की है वहाँ की गवर्नमेंट को और बताने की कोशिश की है कि वहाँ कहीं ना कहीं एक गलत काम का एक सिलसिला
चल रहा है। और इसके अलावा अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन टॉम वधकर ने इसकी सफाई के देते हुए ये कहा है, क्योंकि ये गुजरात है, अगर कहीं ना कहीं अगर किसी भी जगह अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो यहाँ की पुलिस इतनी एक्टिव है कि उसको पकड़ ले रही है, और जो चीज़ छुप के दूसरे स्टेट में छुप जाती है, लेकिन ये गुजरात है और ये चीज़ यहाँ पे छुप नहीं रही है। तो मैं नूर आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बार बार किसी स्टेट में अगर ये कोकीन्स को लेकर अगर पकड़ा जा रहा है तो इसमें पुलिस का ये हम लोग समझें कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, या लोग ये समझें कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे नाकामी गवर्नमेंट की है इसलिए कोकीन्स बार बार पकड़ी जा रही है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर हम गुजरात पुलिस की बात करें या गुजरात इंटेलिजेंस की बात करें या गुजरात नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बात करें, उन्होंने अपना काम बाखूबी किया। इससे पहले भी बड़ा कंसाइनमेंट जो ना कोकीन का पकड़ा गया था, उसमें भी गुजरात इंटेलिजेंस और गुजरात नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का बड़ा रोल था। इस बार भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में बाखूबी इस ड्रग्स को 52 kg का इस ड्रग्स के कंसाइनमेंट को पकड़ा है। लेकिन अगर मामले को ना हम कांग्रेस की चश्मे से देखें और ना ही बीजेपी की चश्मे से देखें, तब भी एक सवाल तो उठता है कि पवन खेर ने एक सवाल ये भी पूछा कि पिछले बार के ड्रग्स के छापामारी के बाद ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सारे कंसाइनमेंट में रोक लगा दी गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी सूचना के फिर से ये कंसाइनमेंट शुरू हो जाता और फिर से एक नया ड्रग्स का बखेरा हमारे सामने में आकर खड़ा हो जाता, और कहीं ना कहीं ये सरकार को, गुजरात की सरकार को निशान या सवाल के घेरे में लाती है। नूर, आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से पवन खेरा ने आरोप लगाया है और जिस तरह से अगर आप देखें बीजेपी को, तो पिछले 28 साल से अगर गुजरात में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और पिछले 8 साल से सेंटर में आप देखें तो सेंटर में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। और दूसरी ओर देखें तो जिस तरह से कंसाइनमेंट पकड़ा जा रहा है गुजरात में एक के बाद एक, तो कहीं नहीं कि इसमें एक इंटरनेशनल ग्रोह का भी हाथ हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी इसमें शामिल हो सकता है। और देखें अगर 52 किलो का अगर आप डेस्क देखें तो इसमें 500 करोड़ का ये वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसको पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दूसरा आपको मन में ये सवाल होगा कि पवन खेरा ने जो आरोप लगाया है, अगर 3 कंट्री अगर बैंड थी, अगर ईरान की अगर बात करें, अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें और पाकिस्तान की बात करें, तो अदानी एयरपोर्ट की तरफ से बिल्कुल ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि हम ये 3 स्टेट का मतलब कंसाइनमेंट कोई भी हम लोग नहीं लेंगे। तो फिर दोबारा ये कैसे कंसाइनमेंट फिर से मतलब उस एयरपोर्ट मतलब उस पोर्ट पे आई, और क्यों ना मतलब इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया गया। इन्वेस्टिगेशन का ये पूरा मामला है, तो आने वाले हम लोग दिनों में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका क्या डेवलपमेंट होता है। तो ये था हमारा तीसरा हेडलाइंस। बात करते हैं अपनी चौथी हेडलाइन, जो कि जुड़ी हुई है कर्नाटका से, जहां कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने ये कहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो बिगर थ्रेट है आपका डायनेस्ट पॉलिटिक्स को लेके। तो इस पर एक काउंटर जवाब नरेंद्र मोदी का HD कुमारस्वामी ने दिया है। दरअसल पूरा मामला क्या है, तो इस सेगमेंट में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो दरअसल पूरा मामला ये है कि आज से 4 से 5 दिन पहले नरेंद्र मोदी हैदराबाद के में एक बयान दिया है, जहाँ पे उन्होंने 3 पार्टी को घेरने की कोशिश की है। पहला, एक तेलंगाना के जो वहाँ के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं KCR, उनको घेरने की कोशिश की है। दूसरा JDS और तीसरा DMK के यानी कि स्टैलिन को उन्होंने घेरने की कोशिश की। और उन्होंने एक बताया है कि किस तरह से परिवारवाद देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और ये उन्होंने कहा है कि जब तक परिवारवाद रहेगा इंडिया में, कभी भी देश का तरक्की नहीं हो सकता है। तो इसी के जवाब में HD कुमारस्वामी ने कहा है कि परिवारवाद जो हमारे देश के लिए उतना खतरा नहीं है जितना बीजेपी अपना जो कम्युनल पॉलिटिक्स करती है उससे ज़्यादा देश को खतरा है। नूर, आपने भी ये बयान सुना होगा नरेंद्र मोदी का, और HD कुमारस्वामी ने जो कहा है कि परिवारवाद को लेके और जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया है और बीजेपी को बताने की कोशिश की है, कम्युनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंडिया को थ्रेट है। इसमें आपको क्या लगता है? मोइन जी, ये पहला बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया है। आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन से भी पहले जब वो दिल्ली में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, वहाँ पर भी
उन्होंने ये बात कही थी कि दिल्ली एक सल्तनत बन चुकी है और राहुल इसके शहजादा है। सवाल ये नहीं होता कि परिवारवाद के ऊपर में क्या राजनीति चल रही है, इसका जवाब तो ऑपोजिशन के लीडर और कुमार स्वामी और जेडीयू के भी कई नेता इसका जवाब देते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने अनुराग ठाकरे, सीतारमण और पीयूष गोयल का हवाला देते हुए ये बताया कि सिर्फ कांग्रेस या जेडीयू या ऑपोजिशन के पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी भी आज परिवारवाद का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है जहां उन्होंने ये पूछा कि क्या परिवारवाद ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है देश को या फिर कम्युनलिज्म के ऊपर में जब पॉलिटिक्स जब बीजेपी कर रही है और उससे देश को किस हद तक का थ्रेट है। और कहीं ना कहीं मैं ये ऐड करना चाहूँगा मोइन के हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी भी पूरे कार्यकाल में अभी तक वो पब्लिक कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र नहीं आते। जब भी कोई सवाल उठता है वो ऑपोजिशन की तरफ से ही उठता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनसे सवाल नहीं करती। तो मेरा भी ये सवाल है उनसे कि क्या परिवारवाद ज़्यादा इफेक्ट करता है इस देश को या कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स से ज़्यादा असर पड़ रहा है देश की राजनीति पर? नहीं, अगर बिल्कुल सही कहा आपने नूर, जिस तरह से मतलब आप प्राइम मिनिस्टर को आपने कहा है कि वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो ये तो अपनी जगह पे है। और हमारा जो आज हम लोग जिस तरह से उन्होंने बयान किया और जिस तरह से घेरने की कोशिश की खासकर रीजनल पार्टी को, अगर आप बीजेपी को अगर आप देखें तो बीजेपी को आज सबसे बड़ा थ्रेट किससे था? आज अगर पूरे इंडिया में अगर उनको पैन इंडिया में अगर बात करें तो सबसे बड़ा वो थ्रेट था वो कांग्रेस पार्टी से। और कहीं ना कहीं आज 8 साल के बाद कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन, और उसको देखें आप, दिन पर दिन उसका जो महत्व धीरे धीरे वो कम होता चला गया है। और आज के डेट में अगर सबसे बड़ा अगर बीजेपी को अगर कोई थ्रेट दे रहा है तो वो रीजनल पार्टी ही थ्रेट बीजेपी को दे रही है। इसके अलावा अगर ग्राउंड पे अगर आप जाएं तो कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी नहीं है, और जहां पे है वो कहीं मतलब एक नॉमिनल है, वो कुछ साल के बाद वहां पे भी रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं उभर के सामने आएगी। और रीजनल पार्टी का जब भी आप नरेंद्र मोदी को देखिए, वो रीजनल पार्टी को इसलिए वो घिरना चाहते हैं क्योंकि आज के डेट में भी रीजनल पार्टी जहां जहां मजबूत है बीजेपी की, वहां सरकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि रीजनल पार्टी को अगर घिरना है तो उसको परिवारवाद से ही आसानी तरीके से वो घिरा जा सकता है। और इसके अलावा तो कम्युनल पॉलिटिक्स वहाँ पे है ही। और जितनी भी आप रीजनल पॉलिटिक्स को अगर आप ग्राउंड पर देखें, कोई भी रीजनल पॉलिटिक्स का आप उसका काम करने का तरीका देखें तो किसी का भी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। चाहे आप जम्मू कश्मीर से चले जाइए, आप चेन्नई तक चले जाइए, तो कहीं भी रीजनल पॉलिटिक्स का कोई भी कम्युनल पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। और नरेंद्र मोदी और यही चाहते हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी इन लोगों को घेरते हैं वो आपका रीजनल डायनेस्ट पॉलिटिक्स को ही लेके घेरते हैं। तो नूर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये थी हमारी चौथी हेडलाइन जहां एच डी कुमारस्वामी ने डिफेंड किया है परिवारवाद को लेके और आपका कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में। अब हम लोग बात करते हैं अपनी 5वीं हेडलाइंस, और जहां पे बीजेपी के एमपी मेनका गांधी ने क्रिटिसाइज किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के एक्शन पे, जहां पे एक ट्रांसफ़र किया गया है आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवर को और रिंकू दुग्गा को। तो दरअसल पूरा मामला क्या है, तो इस मामले को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आज से 4 से 5 दिन पहले एक फ़ोटो आपका सोशल मीडिया में वायरल हुआ जहां पे संजीव खिरवर अपने कुत्ते के साथ और अपनी धर्मपत्नी के साथ ट्रैक फील्ड पे वो नज़र आया प्रयागराज के एक स्टेडियम में। और कहा यह जाता है कि प्रयागराज जो स्टेडियम है वो 6:30 से 7 बजे से पहले पूरा खाली करवा दिया जाता था, जिससे काफ़ी वहाँ के जो एथलीट्स थे उनको काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। तो ये एक बात एक रिपोर्टर को, वहाँ पे लोकल रिपोर्टर है, उनको पता चली, तो लोकल रिपोर्टर ने इनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया और एक फ़ोटो मतलब कैसे भी करके उनके एक फ़ोटो मतलब सोशल मीडिया में वायरल की, जो कि एक सामने वाले बिल्डिंग से ली गई थी। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी एमपी मेनका गांधी की अगर बात करें तो मेनका गांधी ने बिल्कुल इस चीज़ को डिफेंड किया है कि आईएएस जो खिरवर जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी अच्छे एक मतलब आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं, और दिल्ली में उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह से वो सोशल मीडिया में उनको मतलब घेरने की कोशिश की गई थी मतलब आईएएस ऑफिसर को, कि उनका जो मतलब उनका जो धाक जिसको अगर बोल सकते हैं कि अपने धाक को लेकर पूरा स्टेडियम खाली करवा लेते हैं, और उसको लेकर पूरा एक कंट्रोवर्शियल चल रही थी। तो इसको पूरी तरीके से मेनका गांधी ने डिफेंड किया है। और मेनका गांधी का डिफेंड करते के साथ साथ इसके अलावा और भी जो पॉलिटिशियन है
महुआ मित्रा ने ये भी कहा है कि जिस तरह से उनका ट्रांसफ़र किया गया है लद्दाख में, तो ये कहीं ना कहीं पनिशमेंट के तौर पर नहीं है। तो नूर, मैं आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी आईएएस ऑफिसर किसी भी गतिविधि या गलत परिक्रम में अगर पकड़ा जाता है तो उसका क्या आईएएस ट्रांसफ़र का सिर्फ ट्रांसफ़र ही एक इलाज हो सकता है? जी हाँ मोइन, जिस तरह से आपने बताया कि ये दोनों ही आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवर और रेणुका, इनकी मिसेज रेणुका दुग्गा, ये दोनों ही ऑफिसर्स के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं और इन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और यही वजह है कि मेनका गांधी इनके डिफेंड में नज़र आई है। और जहाँ तक ट्रांसफ़र का सवाल है, इसे पनिशमेंट ट्रांसफ़र के नज़र से ही देखा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऑफिसर्स से अगर कुछ ऐसी भूल हो जाए तो उन्हें एक मौका दिया जा सकता था। नूर, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से मेनका गांधी ने सपोर्ट किया है संजीव खिरवर का और रिंकू दुग्गा का, उनकी एक सीनियर एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लिए काम किया है, और दूसरी तरफ अगर ये उनकी पनिशमेंट के तौर पर अगर आप उनको अगर ट्रांसफ़र को अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड में एक गलत मैसेज जाता। तो इसलिए मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ यूनियन होम मिनिस्टर का जो एक्शन है। एटलीस्ट उन्होंने एक ट्रांसफ़र करके एक मैसेज दिया है ग्राउंड में कि कहीं कोई भी अगर आईएएस ऑफिसर अगर गलत काम करेगा तो उसको कुछ न किसी तौर पर उनको सजा के तौर पर कुछ उनके साथ होगा। तो ये थी हमारी 5वीं हेडलाइंस, और होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल cstatus.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कहीं ना कहीं अगर हमसे बोलने में कहीं गलती हो रही हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखें ताकि हम उस गलती को आने वाले अपने वीडियोज़ में सुधार सकें। तो थैंक यू फॉर नाउ।